पुनः आप सभी लोगों का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केपी क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के लिए यूपी स्पेशल का एक पूरा बहुत ही सुव्यवस्थित, सुसंगठित और पर्याप्त जानकारी लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आपको बहुत सारी किताबें मार्केट में यूपी स्पेशल की मिल जाएंगी, पतली से पतली, मोटी से मोटी किताबें, ना वो आपके लिए पर्याप्त है, ना उसमें ऐसे क्वेश्चनों का समावेश है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। चीज़ों को पढ़ना बड़ी बात नहीं है, चीज़ों को निकाल के पढ़ना, क्या परीक्षा में आएगा क्या नहीं आएगा, ये पढ़ना बहुत बड़ी बात है। हमको जितना ये जरूरी है जानना कि परीक्षा में क्या आएगा, उससे ज़्यादा ये जरूरी है कि परीक्षा में क्या नहीं आएगा। तो हम लोग कहीं से भी पढ़ेंगे, बहुत सारा मैटर है मार्केट में, आप कहीं से भी पढ़ेंगे, उसमें आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा जो परीक्षा में नहीं आएगा। मैं आपके लिए एकदम निचोड़ निकाल के ला रहा हूँ, आप वो पढ़िए और परीक्षा में सफलता पाइए। आप अपने दिमाग से ये बोझ निकाल दीजिए कि हमको क्या पढ़ना है। आपको मैं जो मैटर देता हूँ, मैं जो पढ़ाता हूँ, आप वो पढ़िए। हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग जुड़िए हमसे। मैं देख रहा हूँ कमेंट में जिस तरह की प्रतिक्रियाएँ आप लोग दे रहे हैं, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरा साथ, मेरा सहयोग आप लोगों को, मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लग रही है। तो आज की क्लास में, जैसे आपको पता है, इसके पहले मैंने आपको उत्तर प्रदेश का परिचय पढ़ाया। क्या पढ़ाया? उत्तर प्रदेश का एक ब्रीफ परिचय मैंने आपको पढ़ाया, ऊपरी परिचय क्या है उत्तर प्रदेश। फिर मैंने पहला चैप्टर आपको पढ़ाया उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। फिर मैंने आपको आपके दूसरा चैप्टर पढ़ाया जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु, जो मैंने कल की क्लास में थी, उत्तर प्रदेश की जलवायु। उसी जलवायु वाले चैप्टर में लास्ट का एक पॉइंट जो बचा हुआ था, उसको मैं आज ख़त्म करते हुए आज एक बहुत ही रोचक टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, जो हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है, साथ ही इतिहास से भी संबंधित है। फिलहाल हम देखेंगे शेष भाग जो बचा हुआ था हमारे उत्तर प्रदेश की जलवायु का। वो मैंने आपको बताया था, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, हमारी जलवायु कैसी है। पहला और सीधा प्रश्न, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो आप कहेंगे हमारी जलवायु समशीतोष्ण, समशीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। कल मैंने आपको इस लाइन के, इस शब्द के एक एक शब्द का अर्थ समझाया था। यहाँ पे सम क्यों है, शीतोष्ण क्यों है, या उष्ण कटिबंधीय क्यों है और मानसूनी क्यों है। फिलहाल परीक्षा में सीधा क्वेश्चन आता है कि हमारे उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। आपको 4 ऑप्शन देंगे, 4 में से आपको जो ऑप्शन सही मानना है वो है समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये जलवायु हमारे यहाँ पर, मैंने आपको मानसून के विषय में बताया था, हमारे यहाँ जो मानसून आता है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून की, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है। हमारा भारत ऐसे है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से उठने वाला मानसून जब आता है हमारे यहाँ ऐसे जब प्रवेश करता है तो 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। कितनी शाखाओं में? 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। पहली शाखा मध्यवर्ती मैदान में होते हुए ऐसे ऐसे करते पाकिस्तान निकल जाती है, पहली शाखा। दूसरी शाखा यहीं से मुड़ के ऊपरी दिशा में चली जाती है और ऊपर स्थित हिमालय पर्वतमाला है, यहाँ से जाके एक टकरा के और वापस आती है। क्या जानेंगे आप लोग? पहली शाखा जो है बंगाल की खाड़ी के मानसून की, वो एकदम हमारे मध्यवर्ती मैदान के समानांतर चलती हुई ऐसे निकल जाती है, और दूसरी शाखा जो है वो ऊपर की तरफ जाके हिमालय पर्वतमाला से टकरा के फिर नीचे आती है। ये पूरा मानसून इस एरिया में बारिश करता है। ऊपर से टकरा के जो लौटता है वो मानसून बारिश करता है। तो आप देखेंगे इस पूरे एरिया में ये वर्षा हो रही, ऊपर से नीचे ये वर्षा हो रही। तो जाहिर सी बात है जब मानसून यहाँ से प्रवेश करेगा तो इस एरिया में ज़्यादा बारिश होगी, फिर बारिश का क्रम ऐसे घटते जाता है और घटते इस एरिया में कम बारिश होती है। फिर जब ऊपर से मानसून, ये वाला मानसून टकरा के वापस आता है, इस एरिया में ज़्यादा बारिश करता है, इधर आते आते बहुत कम बारिश करता है। तो यहाँ पे एक एरिया जो बनता है जिस जगह का नाम है गोरखपुर, यहाँ पे दोनों शाखाएं बारिश करती हैं मानसून की, इसीलिए यहाँ पे सर्वाधिक बारिश होती है 184.7 सेंटीमीटर। पहला प्रश्न मिलता है आपको यहाँ से कि हमारे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। आप कहेंगे गोरखपुर में होती है। कितनी वर्षा? 184.7 सेंटीमीटर। आंकड़ा नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, सिर्फ ये याद रखेंगे कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो गोरखपुर में। फिर आप देख रहे हैं
इस एरिया में, ये जो एरिया है हमारा, यहाँ पे कम वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि ये वाला मानसून यहाँ वर्षा नहीं करता, ऊपर से लौटता हुआ मानसून जो बारिश करता है, यहाँ आते आते उसकी क्षमता कम पड़ जाती है, तो इस एरिया में बहुत कम बारिश होती है। इसीलिए ये वाला एरिया कृषि के लिहाज से ज़्यादा उचित नहीं है। इसको बुंदेलखंड वाला एरिया बोलते हैं, पहाड़ी पठारी एरिया बोलते हैं। यहाँ पे कृषि ज़्यादा नहीं हो पाती, बारिश कम होती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ धान और चावल की फसलें नहीं होंगी, यहाँ पे दलहने फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं, दालें उगाई जाती हैं। और एक एरिया हमारा बनता है यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं मथुरा। क्या बोलते हैं? मथुरा। और इस मथुरा में सबसे कम बारिश होती है, सबसे कम बारिश लगभग 54.4 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न क्या याद रखेंगे? हमारे प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है उसको बोलते हैं मथुरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मानसून की स्थिति नहीं बन पाती, जिस कारण यहाँ पे बारिश हो। ये मैंने आपको पिछली क्लास से जोड़ा। अब आप जानेंगे कि हमारे वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण, जो जैसी वर्षा हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में होती है, इस आधार पर, जैसी वर्षा हमारे उत्तर प्रदेश में होती है, इस आधार पर हमारी उत्तर प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यान देंगे, इस आधार पर हमारी जलवायु को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। जो पहला भाग है उसको बोलते हैं, पहले भाग को बोलते हैं आर्द्र व उष्ण, आर्द्र व उष्ण क्षेत्र। क्या बोलते हैं? पहला भाग जो वर्षा के आधार पर जलवायु है उसको बोलते हैं आर्द्र व उष्ण क्षेत्र। उष्ण माने गर्म, आर्द्र माने नमी युक्त। यानी एक ऐसा एरिया है उत्तर प्रदेश में जहाँ पे गर्मी भी रहती है और नमी भी रहती है। दूसरा एक एरिया ऐसा आता है जिसको बोलते हैं साधारण आर्द्र व उष्ण क्षेत्र। ध्यान देंगे, पहला वर्गीकरण है आर्द्र व उष्ण क्षेत्र। इस एरिया में गर्मी भी ज़्यादा है और नमी भी ज़्यादा है। दूसरा वर्गीकरण है इस वाले एरिया में उस एरिया की अपेक्षा कम आर्द्रता है और कम उष्णता है। कौन कौन से एरिया हमारे उत्तर प्रदेश में ये है, यही हमको जानना है। तो पहले हम पढ़ेंगे कौन सा? आर्द्र व उष्ण क्षेत्र। कौन कौन क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश के इसमें आते हैं देखेंगे। पुनः इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है तराई का क्षेत्र, तराई क्षेत्र। मैंने आपको दूसरी कक्षा में बताया था तराई का क्षेत्र क्या होता है। जब नदियां ऊपर से बहती हुई आती हैं, अपने साथ भारी मात्रा में मोटे कंकड़ पत्थर लाके इस एरिया का निर्माण करती हैं, उसको बोलते हैं भांबर का क्षेत्र। उसके बाद जो उसका तराई यानी तलछटी वाला एरिया होता है, जहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ों पत्थरों का, महीन महीन आकार के कंकड़ पत्थरों का निर्माण कर से जो भूमि बनती है नदियों की, उसको क्या बोलते हैं? तराई का क्षेत्र। और तराई का क्षेत्र मैंने आपको बताया था, आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि इस वाले एरिया को तराई का क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि ऊपर से हिमालय से ही बहुत सारी नदियां बहती हुई आती हैं और ये ऊपर के क्षेत्र में भाबर क्षेत्र का निर्माण करती हैं और नीचे के क्षेत्र में तराई क्षेत्र का निर्माण करती हैं। तो पहला वर्गीकरण क्या है? तराई का क्षेत्र। और दूसरा होता है पूर्वी उत्तर प्रदेश। कौन सा? पूर्वी उत्तर प्रदेश। ध्यान देंगे, पहला जो एरिया है उसको बोलते हैं तराई का क्षेत्र और दूसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश। अब इन दोनों क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र कौन कौन से हैं? तराई वाला एरिया था पूर्वी उत्तर प्रदेश। फिर आप एक बार यहाँ पे आएंगे, मेरे साथ देखेंगे, इस एरिया को उत्तर कहा जाता है, इस एरिया को दक्षिण, इसको पूरब और इसको पश्चिम। तो ध्यान देंगे, यानी पूरब ये हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी इस वाले एरिया में हमारे जो ये एरिया बनता है, इस एरिया में यह आर्द्र और उष्ण क्षेत्र में आता है, ये वाला एरिया। तो आप ध्यान देंगे, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी क्योंकि यही से मानसून प्रवेश कर रहा है। और ये कौन सा है? तराई का क्षेत्र है। तो ध्यान देंगे, तराई के क्षेत्र में लगभग 120 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे ये भी मानसून बारिश करता है और हिमालय से टकरा के लौटता हुआ मानसून भी बारिश करता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। कितनी? लगभग 120 से 150 सेंटीमीटर। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मानसून प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ भी लगभग 120 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है।
ध्यान देंगे आर्द्र उष्ण क्षेत्र कौन कौन से आते हैं। पहला तराई का क्षेत्र, दूसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश। तराई के क्षेत्र में लगभग 120 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 120 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे परीक्षा में ये आंकड़े नहीं पूछे जाते, सिर्फ ये पूछा जाता है कि आर्द्र व उष्ण क्षेत्र कौन कौन से हैं। आप कहेंगे तराई का क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश। अब हम साधारण आर्द्र व उष्ण क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखेंगे यहाँ पे पुनः इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे इसका वर्गीकरण 2 भाग में था, इसका वर्गीकरण हम 3 भाग में करते हैं। पहला मध्यवर्ती मैदान, कौन सा? मध्यवर्ती मैदान। अब देखेंगे इसमें मध्यवर्ती मैदान वाला एरिया कौन सा है। ध्यान ये ऊपर का एरिया हो गया, ये नीचे का एरिया हो गया, तो हम इस एरिया को बोलते हैं मध्यवर्ती मैदान। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती मैदान। पहला और तीसरा पहले देखेंगे। तो तीसरा एरिया है इसको बोलते हैं बुंदेलखंड का पहाड़ी और पठारी भाग। बुंदेलखंड का पहाड़ी और पठारी भाग वो कौन सा एरिया होता है? बुंदेलखंड का पठारी और पहाड़ी भाग ये वाला होता है। तो ध्यान देंगे 3 वर्गीकरण है। पहला मध्यवर्ती मैदान, दूसरा बुंदेलखंड का पहाड़ी और पठारी भाग, और दूसरा है पश्चिमी। ध्यान देंगे ये पूर्वी था, ये पश्चिमी है, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अब आप देखेंगे मध्यवर्ती मैदान हो गया, बुंदेलखंड का एरिया हो गया। अब जो एरिया बचता है वो ये वाला एरिया बचता है और इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। तो मैंने आपको क्या कहा था, यहीं पे क्या है? मथुरा। तो ध्यान देंगे इस एरिया में जो आते हैं उनमें कौन कौन से हैं? मथुरा, एटा आदि जिले इसमें आते हैं। मध्यवर्ती मैदान में आप लोग ध्यान दें कौन कौन से आते हैं। तो इलाहाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, रायबरेली ये सब मध्यवर्ती में आते हैं। बुंदेलखंड में कौन कौन से आते हैं? झांसी, महोबा, ये सब एरिया आते हैं। तो ध्यान देंगे इस एरिया में कितनी बारिश होती है। इस एरिया में सबसे कम बारिश जो होती है वो लगभग पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में होती है। कितनी? 65 से 80 सेंटीमीटर बारिश होती है। 65 से 80 सेंटीमीटर बारिश होती है। ये कौन सा इलाका है? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। यहीं पे जो जगह है कौन सी? मथुरा, जहाँ सबसे न्यूनतम बारिश होती है। ध्यान देंगे पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में 80 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में 80 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। जो लोग प्रयागराज के होंगे, बगल इसके आसपास के जिलों के होंगे, वो देखते होंगे हमारे यहाँ बारिश के मौसम में ज़्यादा बारिश होती है। आप कभी नाप सकते हैं 80 से 100 सेंटीमीटर की बारिश हमारे यहाँ हो जाती है। बुंदेलखंड वाले एरिया में भी सबसे कम बारिश होती है, न्यूनतम बारिश होती है 100 से भी कम सेंटीमीटर की बारिश यहाँ पर होती है। तो ध्यान देंगे सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है हमारे एरिया में। आप कहेंगे तराई के क्षेत्र में। सबसे कम बारिश कहाँ होती है? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। और सबसे ज़्यादा बारिश वाला जिला कौन सा है? आप कहेंगे गोरखपुर। सबसे कम बारिश वाला जिला कौन सा है? तो आप कहेंगे सबसे कम बारिश होती है मथुरा में। इसी क्रम में आप ध्यान देंगे हमारे उत्तर प्रदेश की जो कृषि है, हमारे उत्तर प्रदेश में जो कृषि है, कृषि के आधार पर हमारे उत्तर प्रदेश को 9 भागों में विभाजित किया जाता है। सीधा सा प्रश्न है, जब मैं आपको कृषि पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश को कृषि जलवायु के आधार पर 9 भागों में बांटा जाता है। परीक्षा में प्रश्न आता है भारत उत्तर प्रदेश को कितने कृषि या शस्य जलवायु क्षेत्र के आधार पर बांटा जाता है? आप कहेंगे 9। इसका ज़्यादा नॉलेज मैं आपको दूंगा जब कृषि पढ़ाऊंगा उत्तर प्रदेश की। तब फिलहाल आप क्या जानेंगे? वर्षा के आधार पर आपने देखा कैसा वर्गीकरण है, और आप जानेंगे कृषि के आधार पर हमारे उत्तर प्रदेश की जो कृषि क्षेत्र है उसको 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है। तो ये था पिछली कक्षा का छूटा हुआ भाग। आज मैं आप लोगों के बीच में एकदम नया, एकदम ताज़ा और बहुत ही रोचक टॉपिक लेके आया हूँ, जिसको आपने अभी तक इतिहास में पढ़ा होगा, शायद कई छात्रों ने इसको पढ़ा भी नहीं होगा। ये बहुत ही रोचक और बहुत ही शानदार टॉपिक है। इसके प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो खास किस्म के पूछे जाते हैं। और एक्चुअली होता क्या है,
ये जो टॉपिक मैं आपको इसलिए क्या आया हूँ, जब इसको हम इतिहास के साथ पढ़ते हैं तब इसके क्वेश्चन हम कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम जब परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो हम समझते हैं इतिहास के प्रश्न हैं, किंतु इतिहास में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाती। लेकिन हम जब उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं देते हैं तो इससे बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक है सरकी साम्राज्य। सरकी साम्राज्य, ये साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है, पहले हम ये जानेंगे। सरकी साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण इसलिए है, क्यों? क्योंकि यह साम्राज्य उत्तर प्रदेश में विकसित हुआ था। उत्तर प्रदेश में कहाँ? उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में विकसित हुआ था, जिसका विकास हुआ था, यह अस्तित्व में आया था। इसलिए इससे थोड़ा नहीं बहुत भारी मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको इतिहास का विषय मानकर अक्सर छात्र छोड़ देते हैं। और इसके चूँकि अगर हम इतिहास के दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करेंगे तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, सिर्फ एक क्या कि सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई, आप कहेंगे जौनपुर में। लेकिन यूपी स्पेशल में इससे थोड़ा कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। पहला, सरकी साम्राज्य। सरकी साम्राज्य इससे निकल के क्वेश्चन आते हैं। पहला प्रश्न कहाँ है? सरकी साम्राज्य कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका उत्तर होगा जौनपुर में। कहाँ पर? जौनपुर में। कौन स्थापित हुआ था? सरकी साम्राज्य। दूसरा, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना, सरकी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था मलिक शरवर। मलिक शरवर, या इसको ऐसे भी लिख के किताबों में आता है, मलिक शरवर। तो ध्यान देंगे, आज हम पढ़ेंगे सरकी साम्राज्य के बारे में। इसका विस्तार कहाँ हुआ था, इसका जन्म कहाँ हुआ था? हमारे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में इसका जन्म हुआ था। और इस साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी थे, इन्होंने कई सारी मस्जिदें बनवाई हैं यहाँ पे, जो परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती हैं कि मस्जिद किसने बनवाई थी। तो आज हम सरकी साम्राज्य का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कौन और कहाँ, कब और कैसे इसकी स्थापना करता है। सबसे पहले हम जानेंगे जौनपुर के बारे में। जौनपुर के बारे में ध्यान देंगे। जौनपुर की स्थापना, जो जौनपुर शहर है, जौनपुर जो एरिया है, उसकी स्थापना की थी किसने? जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने। पहला प्रश्न यहाँ से आता है, जौनपुर की स्थापना, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिर एक प्रश्न आता है, किसकी याद में की थी? हर चीज़ की स्थापना किसी ना किसी की याद में की जाती है। ताजमहल आपको पता होगा किसकी याद में बनवाया गया था, कमेंट करके बताएंगे ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था। वैसे ही ये जो जौनपुर शहर था, जौनपुर नगर था, इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में की थी? तो याद ध्यान रखेंगे, किसकी याद में की थी? उन्होंने, वो अपने चाचा, रिश्ते में उनके चाचा थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। किसने स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। रिश्ते में इनके चाचा थे और इनकी याद को समेटने के लिए इन्होंने जौनपुर शब्द की स्थापना की। और नाम इसका जौनपुर ही क्यों रखा गया, ये जानेंगे हम। इसका नाम जौनपुर ही क्यों रखा गया? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का एक उपनाम भी था। क्या था? इनका एक उपनाम, जैसे हमारा सबका घर का एक उपनाम होता है, इनका एक उपनाम था जौना खां। जौना खां। तो अपने चाचा जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की जौनपुर शहर की। ध्यान देंगे, यहाँ से कुछ इतिहास के लिहाज से महत्वपूर्ण है और उस यूपी स्तर के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। अब ध्यान देंगे, जौनपुर की स्थापना अगर फिरोज शाह तुगलक ने की है तो फिरोज शाह तुगलक का वहाँ पे शासन भी था। फिरोज शाह तुगलक के शासन में
के अंडर में जौनपुर का कार्यभार देखा जा रहा था। लेकिन इसी समय क्या होता है, जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है, जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है उसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी था, इसका जो पुत्र था, इसका जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। क्या नाम था? नसीरुद्दीन महमूद। ध्यान देंगे, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की किसकी? जौनपुर की। उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी हुआ नसीरुद्दीन महमूद। और नसीरुद्दीन महमूद का एक वजीर था। क्या था? वजीर। वजीर आप जानेंगे, जैसे इतनी बहुत बड़ा साम्राज्य होता है तो लोग अपने अधिकारी नियुक्त करते हैं, बहुत सारे अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं अलग अलग एरिया का देखभाल करने के लिए, वहाँ से टैक्स वसूलने के लिए। सेम ऐसे वजीर थे, इनका एक वजीर था नसीरुद्दीन महमूद का, जिसका नाम था मलिक सरवर। क्या नाम था? मलिक सरवर। अब ध्यान देंगे, फिरोज शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? नसीरुद्दीन महमूद। इनके वजीर कौन थे? मलिक सरवर। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। लेकिन इसी समय जब नसीरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठते हैं तो क्या होता है, एक महमूद का वजीर हुआ करता था। फिर यहीं पे एक ट्विस्ट आता है टॉपिक में। क्या होता है, एक था तैमूर लंग, बहुत खतरनाक आक्रमणकारी था। आप जानेंगे कि ये जिधर से चलता था लोग घरों के दरवाजे बंद कर देते थे। अगर आपने पिक्चरें देखी होंगी, पुरानी पिक्चरें, उसमें दिखाते हैं कि जब घोड़े से डाकू आते थे लोग घर के दरवाजे बंद कर लेते थे, बच्चों को लेकर भागते थे। उससे भी विकट कंडीशन किसकी थी? तैमूर लंग की थी। जब तैमूर लंग आता था तो लोग अपने घरों में भाग जाते थे, उसका इतना भय था। तो तैमूर लंग अटैक कर देता है नसीरुद्दीन महमूद के ऊपर, और इसी कंडीशन का फायदा उठा के, इस अफरा तफरी का फायदा उठा के मलिक सरवर जो है वो जौनपुर में नए साम्राज्य की स्थापना करता है। और इस साम्राज्य का नाम दिया जाता है सरकी साम्राज्य। कौन सा? सरकी साम्राज्य। सरकी साम्राज्य। तो ध्यान देंगे, सरकी साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई? फिरोज शाह तुगलक ने के उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन महमूद पर तैमूर लंग का आक्रमण होता है, और आक्रमण के बाद जो है वो अफरा तफरी मच जाती है। तो जौनपुर का जो उसका वजीर था मलिक सरवर, वो जौनपुर को स्वतंत्र घोषित करते हुए वहाँ पे सरकी साम्राज्य की स्थापना कर देता है। ध्यान देंगे, मलिक सरवर का एक और नाम है, इसको बोलते हैं मलिक उस सर्ग। क्या बोलते हैं? मलिक उस सर्ग। इसका हिंदी अर्थ होता है पूर्व का स्वामी। पूर्व का स्वामी। तो ध्यान देंगे, इसका नाम क्या है? मलिक उस सर्ग। इसका उपनाम क्या है? मलिक सरवर। इसका उपनाम क्या है? मलिक उस सर्ग, जिसका अर्थ होता है पूरब का स्वामी। तो इसलिए आपने देखा साम्राज्य की स्थापना हो गई, कौन से? सरकी साम्राज्य की। और खास बात क्या ध्यान देंगे, ये जो मलिक सरवर था ये ना स्त्री था ना पुरुष था। क्या ध्यान देंगे, ये जो मलिक सरवर था ये ना स्त्री था ना पुरुष था, ये क्या था? ये किन्नर था। क्या था? ये कि किन्नर था। तो एक किन्नर ने जौनपुर में, हमारे जौनपुर में स्थापना की एक साम्राज्य की, इसको कौन सा बोलते हैं? सरकी साम्राज्य। ठीक। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना उत्तर प्रदेश में किसने की थी, तो आप कहेंगे मलिक सरवर या मलिक उस सर्ग ने। और कौन सा साम्राज्य था वो? आप कहेंगे वो साम्राज्य था सरकी साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य था? सरकी साम्राज्य। साथ ही स्थापना करने वाला मलिक उस सर्ग क्या था? किन्नर था। इसके बारे में ध्यान रखेंगे, किसके? मलिक सरवर के बारे में चीजें ध्यान रखेंगे। क्या? पहला, ये किन्नर था। क्या था? किन्नर था। दूसरा, इसने स्थापना की थी। क्या की थी? स्थापना की थी। और तीसरा, इसने सुल्तान पद धारण नहीं किया था। मलिक सरवर के बारे में तीन चीजें रखेंगे। क्या? यह किन्नर था, इसने स्थापना की थी किस चीज की? सरकी साम्राज्य की। लेकिन इसने कभी सुल्तान का पद धारण नहीं किया था, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि सुल्तान का पद नहीं धारण किया, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक न मान के एक खाली कार्यकारी माना जाता है। और एक क्या था? एक किन्नर था। इसके बाद ध्यान देंगे, इसके बाद जो अगला उत्तराधिकारी आता है
मुबारक शाह शर्की। मुबारक शाह शर्की। मुबारक शाह शर्की। मुबारक शाह शर्की। इसका एक उपनाम और था, क्या नाम था? मलिक करण फूल। क्या नाम था इसका? ध्यान देंगे। जब मलिक सरवर के बाद उत्तराधिकारी आता है कौन सा? मुबारक शाह शर्की। इसका एक उपनाम क्या था? मलिक करण फूल। क्या नाम था? मलिक करण फूल। और यह पहला ऐसा शख्स था शर्की साम्राज्य का जिसने सुल्तान पद धारण किया। सॉरी, ध्यान देंगे। स्थापना किसने की? मलिक सरवर ने, लेकिन उसने सुल्तान पद धारण नहीं किया। दूसरा होता है मुबारक शाह शर्की, जिसका नाम है मलिक करण फूल। इसने पहली बार सुल्तान का पद धारण किया। तो कोई पूछेगा सुल्तान का पद धारण किया, क्या कहेंगे? मलिक करण फूल ने या मुबारक शाह शर्की ने सुल्तान का पद पहली बार धारण किया था। दो राजाओं को हमने देखा, कौन कौन से? पहले मलिक सरवर और दूसरा मुबारक शाह। तीसरा इब्राहिम शाह शर्की। इब्राहिम शाह शर्की। इब्राहिम शाह शर्की के बारे में सबसे खास बात जो ये है कि इब्राहिम शाह शर्की न बहुत ज़्यादा योग्य शासक नहीं था, लेकिन कला के क्षेत्र में इसकी रुचि बहुत थी। ये निर्माण कार्य, स्थापत्य वगैरह में मतलब कला को बहुत ही ज़्यादा क्या करता था? प्रोत्साहन दे देता था। इसी के समय में बहुत सारी मस्जिदें जैसे अटाला मस्जिद, झजरी मस्जिद आदि का निर्माण हुआ। इसी ने ही इस जौनपुर साम्राज्य को बहुत फेमस किया। और जौनपुर को एक अन्य नाम से जाना जाता है, जो जौनपुर के होंगे वो जानते होंगे। इसको कहा जाता है पूर्व का सिराज। सिराज मतलब होता है पगड़ी। इसको पूरब की पगड़ी बहुत इसका नाम दिया जाता है। और जौनपुर को पूरब की पगड़ी यानी बनाने का श्रेय किसको जाता है? इब्राहिम शाह शर्की को। किसको जाता है? इब्राहिम शाह शर्की ने क्या किया था? इब्राहिम शाह शर्की ने पूरब का सिराज बना दिया। किसको? जौनपुर को। क्यों बना दिया? क्योंकि इसने कला के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया। कई सारी मस्जिदें बनवाई इसने, जैसे कि इसने बनवाया, एक मस्जिद है अटाला मस्जिद, बहुत फेमस मस्जिद अटाला मस्जिद। इसको बनवाना शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन इसको पूरा करवाते हैं इब्राहिम शाह शर्की। एक मस्जिद है झजरी मस्जिद, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इब्राहिम शाह शर्की ने। यूपी स्पेशल का बहुत फेमस क्वेश्चन है कि अटाला मस्जिद किस जनपद में है? 4 जनपद ऑप्शन में आएंगे, जौनपुर, बागपत और क्या कहते हैं इलाहाबाद और कौशाम्बी। आप उत्तर को टिक मारेंगे, कौन सा? जौनपुर। तो ध्यान देंगे यहाँ के साथ ही जौनपुर, इसने कला के क्षेत्र में बहुत काम किया। एक कला की शैली का इसने जन्म किया, इसको बोलते हैं जौनपुर शैली। जौनपुर शैली। जौनपुर शैली का जन्म किया किसने? इब्राहिम शाह शर्की ने। इसी ने जौनपुर को पूर्व का सिराज बना दिया। इसलिए यह पूरे साम्राज्य में सबसे फेमस व्यक्ति कौन होता है? ये बन जाता है। फिर ध्यान देंगे इनके बाद इब्राहिम शाह शर्की 3 शासक हम लोगों ने पढ़ा, कौन कौन से? सबसे पहले हमने देखा मलिक सरवर, फिर हमने क्या देखा? मुबारक शाह शर्की, फिर इब्राहिम शाह शर्की। अगले हैं महमूद शाह शर्की। महमूद शाह शर्की। क्या नाम है इनका? महमूद शाह शर्की। ध्यान देंगे महमूद शाह शर्की कोई विशेष योगदान नहीं है। इन्होंने सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण काम किया था जो परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। इन्होंने चुनार की विजय की थी। क्या किया था? चुनार एक जगह है, चुनार को इन्होंने जीता था। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि चुनार विजय का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आप ध्यान देंगे चुनार विजय का श्रेय महमूद शाह शर्की को दिया जाता है। इनके बाद अगले शासक होते हैं मोहम्मद शाह शर्की। मोहम्मद शाह
शर्की। ध्यान देंगे मोहम्मद शाह शर्की जो थे, इन्होंने दिल्ली पर अटैक कर दिया था। कहाँ पर? दिल्ली पर अटैक कर दिया था। ये फेमस है, आपसे परीक्षा में आएगा कि शर्की वंश का, शर्की साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली पर अटैक किया? तो आप कहेंगे मोहम्मद शाह शर्की। लेकिन इनका युद्ध होता है मोहम्मद शाह शर्की वर्सेस बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, ततन लोदी वंश की स्थापना दिल्ली में हो चुकी थी और ये हार जाते हैं, साथ ही युद्ध जीत जाता है। कौन सा? कौन? बहलोल लोदी। ध्यान देंगे दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला शर्की साम्राज्य का राजा कौन था? आप कहेंगे मोहम्मद शाह शर्की। लेकिन इस युद्ध में जीत किसकी होती है? बहलोल लोदी की। हारता कौन है? मोहम्मद शाह शर्की। अगला और अंतिम जो इसका शासक होता है उसका नाम है हुसैन शाह शर्की। हुसैन शाह शर्की। ध्यान देंगे हुसैन शाह शर्की के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही कूटनीतिक आदमी था। जैसे चाणक्य अपनी कूटनीति के लिए फेमस है, वैसे हुसैन शाह शर्की भी अपनी कूटनीति के लिए फेमस था। इन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए। जैसे पहला काम इन्होंने क्या किया? इन्होंने, चूंकि इनके पहले के राजा बहलोल लोदी से हार चुके थे, तो इन्होंने बहलोल लोदी के साथ संधि कर ली। क्या कर ली? बहलोल लोदी के साथ, बहलोल लोदी से संधि कर ली। संधि मतलब होता है समझौता। इन्होंने बहलोल लोदी से समझौता कर लिया और क्या कहा कि ना मैं आपके तरफ देखूंगा ना आप मेरी तरफ देखेंगे। उसके बाद जब इनको दिल्ली का संरक्षण प्राप्त हो गया तो इन्होंने दूसरा काम क्या किया और तीसरा काम क्या किया, ये हम देखेंगे। दूसरा काम इन्होंने ग्वालियर पर अटैक कर दिया। किस पर? ग्वालियर पर। जब ग्वालियर पर आक्रमण किया और वहाँ पर जो ग्वालियर के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह। और एक युद्ध होता है, इस युद्ध में मान सिंह वर्सेस हुसैन शाह, मान सिंह वर्सेस हुसैन शाह। और इस युद्ध में हुसैन शाह जीत जाते हैं और मान सिंह हार जाते हैं। तो इस युद्ध से हुसैन शाह को भारी मात्रा में धन की प्राप्ति होती है और ढेर सारा धन लेके जौनपुर आते हैं। फिर इनका हौसला और बढ़ जाता है और तीसरा अटैक करते हैं उड़ीसा के ऊपर। उड़ीसा पर। कहाँ पर? उड़ीसा पर। और उड़ीसा में फिर जो है हुसैन शाह की क्या होती है? जीत होती है। हुसैन शाह की क्या होती है? जीत होती है। और वहाँ से भी ये भारी मात्रा में धन लूट के आते हैं। जब ये लगातार धन ला रहे हैं, कहाँ से? ग्वालियर से लाए, फिर उड़ीसा से लाए, तो इनका हौसला बहुत बढ़ गया और इन्होंने जो पहले संधि की थी बहलोल लोदी से, उस संधि को तोड़ते हुए इन्होंने अटैक कर दिया। किसके ऊपर? बहलोल लोदी के ऊपर। तो इनका जो चौथा अटैक था वो दिल्ली आक्रमण था। कौन सा आक्रमण था? दिल्ली आक्रमण। और दिल्ली पर उस समय कौन था? बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। ध्यान देंगे अंत में इस संधि को तोड़ते हुए फिर से दिल्ली पर अटैक करते हैं और बहलोल लोदी इनको बहुत बुरी तरह हराता है और ये हार कर पूरा साम्राज्य इनका फिर से दिल्ली के अधीन हो जाता है और शर्की साम्राज्य खत्म हो जाता है और ये बिहार की ओर चले जाते हैं। आने वाले समय में जब सल्तनत काल हटती है फिर बाबर आते हैं। बाबर यहीं पर हुमायूं की नियुक्ति करते हैं। हुमायूं ने यहीं से राजनीति करना सीखा था। कहाँ से? जौनपुर से। तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र राजवंश की स्थापना हुई थी। किसकी? जौनपुर की। संस्थापक कौन था? मलिक सरवर। साम्राज्य का क्या नाम था? शर्की साम्राज्य। दिल्ली पर ही अटैक करके अंत में हार होती है हुसैन शाह शर्की की और पूरा का पूरा जो साम्राज्य था शर्की साम्राज्य नष्ट हो जाता है। ध्यान देंगे 4 मस्जिदें ऐसी हैं जो फेमस है। पूछा जाता है ये मस्जिदें कहाँ हैं, नाम याद रखेंगे। पहली अटाला मस्जिद। पहली अटाला मस्जिद बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। दूसरी झझरी मस्जिद। कौन सी? झझरी मस्जिद। ध्यान देंगे पहली अटाला मस्जिद, दूसरी झझरी मस्जिद, तीसरी जामी मस्जिद। कौन सी? जामी। ध्यान देंगे जामा मस्जिद नहीं जामी, बहुत कंफ्यूजन करता है। जामी मस्जिद। पहली अटाला मस्जिद, दूसरी झझरी मस्जिद, तीसरी जामी मस्जिद और चौथा लाल दरवाजा। लाल दरवाजा। ये सब क्या है? मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी से यही पूछा जाता है।
तो ध्यान देंगे इस तरह से सरकी वंश की का मैंने आपको स्थापना बताई, उसका विकास बताया, सारे राजाओं के बारे में बताया, अंत में इसका साम्राज्य खत्म होता है। 4 मशीनें फेमस जो पूछी जाती हैं परीक्षा में। आप लोग जिस तरह से हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं वीडियो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए। सिर्फ आप शुरू का देख के छोड़ देंगे, आपका वो विषय की समझ नहीं आएगी। विषय को समझना है, आप वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक जाइए। आप अपना सहयोग ऐसे बनाए रखिए, हम आपके लिए अच्छी से अच्छी गुणवत्तापूर्वक कक्षाएँ लेकर आते रहेंगे। इसी के साथ आज की सेवा समाप्त। धन्यवाद।